अब इसको आप ऐसे याद रखिए, प्रोटीन्स क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, इसलिए उनके फंक्शंस भी दो टाइप के होते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हमेशा खुले रहते हैं और सम अदर्स कैन बी कंट्रोल्ड देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो इसलिए फंक्शन भी इनके दो टाइप के होंगे, ऐसे आपको याद रह जाएगा। सम आर लार्ज अलाउिंग अ वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस, तो जो लार्ज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगे ऑफ कोर्स वो बहुत सारे टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को पास करने में हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज स्पेसिंग उनमें ज़्यादा है, तो ये ओबियस है, याद रखना। द पोरीन्स आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ द प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया अलाउइंग मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स टू पास थ्रू। देखिए प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के साथ बैक्टीरिया यहाँ पे क्यों आया है, ये अगर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मुझसे पढ़ा है तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अब ये बात कर लेते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन में ही होते हैं ये लार्ज पोर्स। ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड्स में इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल एज कम्पेयर टू आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे उसका कंसेप्चुअल रीजन आपके सामने आ गया, क्योंकि लार्ज पोर्स आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं इसलिए ज़्यादा परमेबल आउटर मेम्ब्रेन होती है। वहाँ मैंने आपको ट्रिक से लर्न करवाया था, यहाँ कंसेप्चुअल रीज़न आ गया है इसका। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी में डिफरेंट चैप्टर्स में लिंक्ड इन्फॉर्मेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा होता है। ये मैंने आपको सेल वाले चैप्टर में बता दिया था कि प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर इवोल्यूशनरी वेरी सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, बिकॉज इनमें बहुत सारे कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं। एंड यहाँ पे सम बैक्टीरिया आया है, इसको आप ऐसे याद रखें, क्योंकि अगर सारे ही बैक्टीरियाज में पोरिन्स होते तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जहाँ पे मोनेरा डिस्कस किया गया है और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जहाँ प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस की गई है, वहाँ जनरल फीचर्स में भी पोरिन्स का जिक्र होना था, लेकिन वहाँ नहीं है, तो इसलिए सिर्फ सम बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं पोरिन्स। एंड मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स पास थ्रू दीज पोरिन्स। ये आप ऐसे याद रखते हैं कि पोरिन्स देमसेल्व्स आर प्रोटीन्स, उनसे जो प्रोटीन्स पास होंगे उनसे बड़े या उनसे सिमिलर साइज के तो हो नहीं सकते, उनसे छोटे ही होंगे। सो दैट्स हाउ small proteins can molecules up to the size of small proteins only can pass through these porins. Figure 11.1 shows an extracellular molecule bound to the transport protein. Transport protein then rotates and releases the molecules inside the cell. तो ये मैकेनिज्म होता है कैसे एक मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है दीज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। इसका रीज़न है, देखिए जो साइड चेन्स है जिनसे ये मॉलिक्यूल्स अटैच करते हैं और फिर दूसरी साइड चले जाते हैं, ये सिर्फ एक ही जगह प्रेजेंट होती है, इसलिए इस मॉलिक्यूल को रोटेट करना पड़ता है। ये आउटर साइड पे प्रेजेंट है मॉलिक्यूल और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन यहाँ है, ये रोटेट करेगा टू ट्रांसपोर्ट दिस मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल एंड दिस इज़ द मैकेनिज्म फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बहुत सिंपल है ये। For example, water channels made up of 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। तो वाटर चैनल्स है, देखो चैनल्स को पोरिन्स हमने ऊपर बोला है, ये तो ठीक है, वाटर चैनल्स को बोलेंगे एक्वापोरिन्स, एक्वा वर्ड इज एसोसिएटेड विद वाटर, लेकिन इनमें 8 एक्वापोरिन्स पाए जाते हैं वाटर चैनल्स में। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वाटर में सेंट्रल आइटम होता है ऑक्सीजन और उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि 8 इनमें एक्वापोरिन्स होंगे। ये मैंने यूज़ किया था बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी, दैट अराउंड 80% ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ लिविंग टिश्यू और सेल इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर। यही 8 एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन मैंने वहाँ भी यूज़ किया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पैसिव सिम्पोर्ट्स एंड एंटीपोर्ट्स। इनको पैसिव इसलिए बोला है क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के ही टाइप हैं ये, देखिए। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव होता है, इसमें कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होती, तो इसलिए पैसिव बोला इनको। सम कैरियर और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स अलाउ diffusion only if two types of molecules move together, and these are of two types, these transport symport and antiport. Symport when both molecules across the membrane in the same direction, तो सिम से सेम आप याद रखेंगे। एंड एंटी तो नज़र ही आ रहा है यानी अपोजिट, दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ऐसे इन दोनों को याद रख सकते हैं आप।
ये यूनिपोर्ट है जिसके बारे में आगे जिक्र आएगा नेक्स्ट पेज पे। यूनि का मतलब होता है एक, जब सिंगल मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल इज क्रॉसिंग अक्रॉस द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन, तब उस ट्रांसपोर्ट को यूनिपोर्ट बोलेंगे। आगे आएगा ये। एंड एंटीपोर्ट में एक डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहा है, ये हो गया एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट। और सिम्पोर्ट में दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर टाइप्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन when molecule moves across a membrane independent of other molecules, then the process is called uniport। ये पीछे हमने देखा डायग्राम में। Now active transport uses energy to transport and pump molecules against a concentration gradient। तो ये एक्चुअल होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये हमने कई बार देख लिया है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरी आउट बाय स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की ही तरह होता है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि एनर्जी इसमें लगती है और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। Pumps are proteins of course that uses energy to pump molecules from low concentration to high concentration। uphill transport इसमें इसलिए possible हो पाता है because it uses energy। transport rate reaches maximum here also when all protein transports are used or saturated, because proteins इसमें भी involved होते हैं तो saturation उनका इनमें भी होगा जब सारे used हो रहे होंगे transportation में। like enzymes carrier protein is very specific in what it carries across the membrane and these are sensitive to inhibitors। basically facilitated diffusion की तरह ही यहाँ active transport में भी specific nature और सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स ये कैरेक्टरिस्टिक दोनों यहाँ भी पाए जाएंगे क्योंकि प्रोटीन्स इन्वॉल्व यहाँ भी होते हैं। ये पंप्स प्रोटीन्स ही होते हैं जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करते हैं। पी से पंप, पी से प्रोटीन्स आप याद रख सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्ट प्रोसेसेस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दे शो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग हाईली सेलेक्टिव। ये वेरी स्पेसिफिक है वही कैरेक्टरिस्टिक। लायबल टू सैचुरेट यानी सैचुरेशन इनमें होता है। रिस्पोंड टू इनहिबिटर यानी सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स एंड आर अंडर हार्मोनल रेगुलेशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो थ्योरी में कहीं भी डिस्कस नहीं किया गया, लेकिन आप समझ पाएंगे इसको अगर आप हार्मोनल एक्शन के बारे में जानते हैं। हार्मोन एक केमिकल सिग्नल कैरी करता है और अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसको पहुंचाना होता है। मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन धसे होते हैं उनको ही ये सिग्नल देता है, फिर वो प्रोटीन सिग्नल कैरी आउट करते हैं इनसाइड द सेल। तो डेफिनेटली हार्मोन रिएक्ट करता है प्रोटीन से। दैट्स वाई जहाँ भी प्रोटीन्स होंगे जिस भी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में, जैसे फैसिलिटेटेड या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दोनों में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हार्मोनल रेगुलेशन इन दोनों में ही देखने को मिलेगा। सिंपल डिफ्यूजन में नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व नहीं होते। अब इनका एक डिटेल्ड कंपैरिजन करके ये टेबल बना दी गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये सिंपल में नहीं होता तो 9 होगा इसमें। सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक में 9 आ रहा है इसमें। देखिए हाईली सेलेक्टिव ये भी नहीं होगा। ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे प्रोटीन से एसोसिएटेड है। सिंपल डिवीजन में कोई प्रोटीन नहीं है इसलिए इनमें से कोई भी इसमें नहीं पाया जाएगा। सैचुरेशन भी नहीं होगा, ना ही अपील ट्रांसपोर्ट, और एटीपी तो भूल ही जाइए लगेगी यहाँ पे, डिफ्यूजन है क्योंकि। अब फैसिलिटेटेड और एक्टिव का यहाँ पे कंपैरिजन कर लीजिए। हाईली सेलेक्टिव फैसिलिटेटेड भी होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेट उसमें भी होता है। अप हिल ट्रांसपोर्ट और एटीपी की रिक्वायरमेंट ये दोनों सिर्फ एक्टिव में पाए जाएंगे। सो दीज आर टू डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स फैसिलिटेटेड और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। दोनों इसमें पाए जाते हैं और दोनों एब्सेंट होते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में। सो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प कर सकती है ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिफ्यूजन्स। प्लांट वाटर रिलेशंस, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। नाउ आपको पता है बायोमोलिक्यूल चैप्टर से
80% ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ वाटर ओनली। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में किसी भी टिश्यू में पाया जाता है, तो जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होंगी उनमें इसका रोल होगा। ये अब ऑब्वियस होना चाहिए आपके लिए समझना। इट प्रोवाइड्स मीडियम इन विच मोस्ट सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व्ड। अब अगर आपने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ा है तो ये आपको ज़रूर से पता होगा कि वाटर एक्ट एज बेस्ट सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये उस चैप्टर में आता, तो इसलिए इट एक्ट एज अ मीडियम फॉर मोस्ट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस इन द सेल। The protoplasm of the cells is nothing but water in which different molecules are dissolved and several particles are suspended। तो डिसोल्यूशन भी होता है और सस्पेंशन भी होता है। ये अगेन बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर अगर आपने पढ़ा है इसी बुक का 9th चैप्टर, तो उसमें दोनों चीज़ें ये हैं। एसिड सोलुबल में जो साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट होता है उसमें डिजोल्व होती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड सस्पेंडेड वो ऑर्गेनिल्स होते हैं सेल्स में जो एसिड इनसोलुबल का पार्ट होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिल्स होंगे सेल में वो दे आर सस्पेंडेड, दे आर नॉट डिजोल्व्ड। तो ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं साइटोप्लाज्म का पार्ट। एंड प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एक्चुअल कहीं पे भी नहीं बताई गई है ये बात थ्योरी में एनसीईआरटी में, लेकिन बहुत जगह पे आप हिंट से इसको इन्फर कर सकते हैं। जैसे कि एक चैप्टर है स्ट्रैटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, उसमें टिश्यू कल्चर टॉपिक के अंडर आपको ये लाइन मिलेगी कि सेल विदाउट सेल वॉल उसको प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। तो वहाँ से क्लियर होता है ये। वाटरमेलन हैज़ ओवर 92% वाटर। मोस्ट हर्बेशियस प्लांट्स हैव ओनली अबाउट 10 to 15% ऑफ दिस फ्रेश वेट एज ड्राई मैटर। तो यही आपको बात बताई गई है जैसा कि बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में आप पढ़ आए हैं। ऑलमोस्ट 90%, वहाँ पे 70 से 90% है, यहाँ पे 92 आया है। और 10 to 15% ड्राई वेट मतलब वेट वेट, यानी कि वाटर कितना हुआ 85 to 90%। तो ऑलमोस्ट 90% इसको मान सकते हैं। इन नंबर्स में आपको नहीं घुमाएगा, सिर्फ वहाँ से इतना याद रखिए आप बायोमोलिक्यूल से 70 to 90% किसी भी लिविंग टिश्यू का, क्योंकि वाटर होता है इसलिए वाटरमेलन में और हर्बेशियस प्लांट्स में ऑलमोस्ट 90% ऑफ द वेट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय वाटर ओनली। ये एग्जैक्ट नंबर्स में आपसे नहीं पूछा जाएगा ऐसा मुझे लगता है। Of course, distribution of water within plants varies. Woody parts have relatively little water, while soft parts mostly contain water। तो ये इनके अपीयरेंस से क्लियर हो रहा है। वूडी है तो डेफिनेटली उसमें वाटर का अमाउंट लेस होगा, और सॉफ्ट पार्ट्स की सॉफ्टनेस ही इसलिए है क्योंकि अमाउंट ऑफ वाटर उसमें ज़्यादा है। वूडी पार्ट का मतलब आप एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आपने पढ़ा है तो इससे आपको ये भी क्लियर होगा कि इसमें कॉर्क सेल्स होती हैं आउटर साइड जो कि डेड होती हैं। डेड सेल में वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए भी उनमें कम पानी पाया जाता है। A seed may appear dry, but it still has water. Otherwise, it would not be able to alive and respiring। तो ये तो आपको पता ही होगा कि सीड के अंदर वाटर होता है, वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। वाटर डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर उसमें वाटर ना होता, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो किन चीज़ों से उसको अफेक्ट होता ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इट मे नॉट बी अलाइव एंड रिस्पायरिंग। सीड्स क्योंकि सॉइल के नीचे पाए जाते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, तो सीड्स एनएरोबिकली रेस्पायर करते हैं। एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन को बोला जाता है साइंटिफिक भाषा में ग्लाइकोलिसिस, जो कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में आने वाला है। उसमें वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट निकलता है इन वन ऑफ द रिएक्शंस। तो इससे हमें पता लगता है कि सीड को वाटर की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि रेस्पिरेशन में भी वो निकलता है। तो डेफिनेटली सीड्स डू हैव वाटर एंड इसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, सीड छोड़िए कोई भी ऑर्गेनिज्म हुआ। Terrestrial plants take huge amount of water daily, but most of it is lost to the air through evaporation from leaves. It is called transpiration। तो ये आपको पता होगा, ये प्रोसेस आपने बचपन से पढ़ा हुआ ट्रांसपीरेशन का। इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, इसको ट्रांसपीरेशन कहा जाता है।
एंड यहाँ से देखने से ऐसा लग रहा है कि ये ट्रेजेडी सी हो रही है प्लांट्स के साथ है, क्योंकि बहुत सारा वाटर वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं रूट से और मोस्ट ऑफ इट लॉस्ट हुआ जा रहा है थ्रू इवेपोरेटेड लॉस इन ट्रांसपीरेशन। लेकिन ये ट्रेजेडी नहीं है, प्लांट्स की स्ट्रैटेजी होती है for the transport of molecules and water whatever the plants need to transport. This is a strategy of the plant. Transpiration pull is the main reason why plants are able to transport molecules to such a long distance, एंड ट्रांसपीरेशन इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़। ये आगे एक पैराग्राफ आने वाला है तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो डेफिनेटली इज द स्ट्रेटजी इवॉल्व बाय द प्लांट्स, नॉट एनी ट्रेजेडी टू द प्लांट्स। एंड ट्रांसपीरेशन इसको बोला ही इसलिए जाता है क्योंकि ट्रांस आ रहा है इसने इसमें पहले। ट्रांस मीन्स ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है ये प्लांट्स को। मैच्योर कॉर्न प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑलमोस्ट 3 liters ऑफ वाटर इन अ डे, वाइल a mustard plant absorbed water equal to its own weight in about 5 hours। तो ये यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर्स आपको याद होने चाहिए किस प्लांट के साथ कितना एब्जॉर्प्शन और इनटेक ऑफ वाटर एसोसिएटेड है। तो कॉर्न से एक वर्ड आप याद रख सकते हैं, थॉर्न। इसमें TH से आपको 3 याद रह जाएगा और ORN कॉर्न के पीछे आ रहा है, मीन्स 3 liters ऑफ वाटर्स कॉर्न प्लांट एब्जॉर्ब करता है इन अ डे। अब ABCD के अंदर C से कॉर्न आ रहा है, D से डे, तो इससे आप याद रखेंगे क्योंकि CD साथ होते हैं। तो एक दिन में ऑब्जर्व करता है कॉर्न प्लांट। और मस्टर्ड प्लांट, ये इसके आगे मस्त आ रहा है तो ये मस्त ही है प्लांट। ये जब पानी पीने लगता है तो देखता नहीं है कितना पीना है इसको, जब तक इसका पेट भरता है तब तक पीता रहता है। मीन्स इट ड्रिंक्स वाटर इक्वल टू इट्स ओन वेट, ये गिनता नहीं है कितना पीना है। एंड इट टेक्स 5 hours ओनली। तो 5 स्टार वर्ड आप यहाँ से याद रख सकते हैं। 5 स्टार होती है ना वो चॉकलेट, तो स्टार क्योंकि मस्टर्ड में आ रहा है तो 5 hours में ये अपने वेट के जितना पानी पी लेता है, आप ऐसे इसको याद रखेंगे। बिकॉज ऑफ दिस हाई डिमांड फॉर वाटर इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट वाटर इज ऑफन लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। तो खेती में भी और वाइल्ड के अंदर भी वाटर इज़ द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ। बिकॉज बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, 90% क्योंकि वाटर ही प्रेजेंट होता है, डिमांड हाई है, ये तो बहुत ऑब्वियस है। एंड जिस फैक्टर की सबसे ज़्यादा डिमांड हो वही उसकी अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाए तो ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है। इसलिए वाटर इज़ अ मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स। प्लांट चाहे कहीं भी हो, एग्रीकल्चर में या नेचुरल एनवायरनमेंट में, होते तो प्लांट्स ही है ना वो सब जगह। सभी में कंपोजिशन वाटर की लिविंग टिश्यू के अंदर अप टू 90% होती है, तो सब में हो सकता है लिमिटिंग फैक्टर। अब वाटर पोटेंशियल का कंसेप्ट है यहाँ पे, एंड एज द नेम सजेस्ट इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ द वाटर। वाटर मोलिक्यूल possesses kinetic energy in liquid and gaseous form. They are in random motion that is both rapid and constant। तो रैंडम मोशन की कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पे बताई गई है, पता होनी चाहिए आपको। पहली बात तो ये रैपिड होता है एंड आल्सो कांस्टेंट। रैंडम के स्टार्टिंग में RA आ रहा है और रैपिड के स्टार्टिंग में भी, एंड रैंडम में AN भी आता है और कांस्टेंट में लास्ट में AN आ रहा है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड ऐसे आप याद रखेंगे। एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड होती है किसी भी उस चीज़ से जो मोशन कर रही होती है। जहाँ पे वेलोसिटी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी ही, क्योंकि इनका रैंडम मोशन हो रहा है इसलिए इनसे काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होगी ही। लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में ही ऐसा हो पाता है। ऑफ कोर्स सॉलिड फेज में तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव ही नहीं कर सकते, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं, इसलिए लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ही रैंडम मोशन हो पाएगा। ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सिस्टम ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को इक्वल यहाँ पे बताया गया है। द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वाटर पोटेंशियल ही काइनेटिक एनर्जी होगा। एंड जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सिस्टम मीन्स जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स उतना ही ज़्यादा उनका रैंडम मोशन भी तो होगा।
एंड जितना ज़्यादा रैंडम मोशन है उतनी ज़्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी मीन्स वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा। हैंस इट इज़ ऑब्वियस दैट प्योर वाटर हैव ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, क्योंकि प्योर वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा होंगे यानी उसकी कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी, इसलिए उसका वाटर पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा होगा। रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिजल्ट्स इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी। तो हायर से लोअर कंसनट्रेशन वाटर की मूवमेंट होती है। डिफ्यूजन अगर हो तो इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, ये हम पढ़ आए हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में भी। हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल भी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा था ग्रेटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ग्रेटर इज इट्स पोटेंशियल आल्सो। दिस प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो यही होती है हायर से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट को डिफ्यूजन बोलते हैं। फ्री एनर्जी यहाँ पे बोला गया है क्योंकि स्पॉन्टेनियसली ये मूवमेंट होती है, क्योंकि हाइयर काइनेटिक एनर्जी से लोअर काइनेटिक एनर्जी में जा रहे हैं ना वाटर मॉलिक्यूल्स, तो एनर्जी फ्री हो रही है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे फ्री एनर्जी आया है, डाउन अ ग्रेडियंट ऑफ फ्री एनर्जी। वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई, एंड ये सिंबल याद रखना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे डब्लू जैसा बन रहा है ऊपर, तो डब्लू से वाटर आप याद रख सकते हैं। इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट्स सच एज पास्कल। तो पास्कल में मेजर किया जाता है वाटर पोटेंशियल। इसके अलावा दो कंपोनेंट से मिलकर ये बना होता है सोल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि कंसंट्रेशन से रिलेटेड है ये वाटर पोटेंशियल, हायर से लोअर कंसंट्रेशन, एंड कंसंट्रेशन और प्रेशर सेम उनको बोल सकते हैं। ये मैंने स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में भी आपको बताया था, इसलिए इसकी मेजरमेंट पास्कल में की जाती है। बाय कन्वेंशन वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर कैन बी टेकन टू बी ज़ीरो। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। प्योर वाटर का ज़ीरो लिया जाता है, एंड अगर आप प्रेशर अप्लाई करें आगे आप पढ़ने वाले हैं तो इससे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं आप वाटर पोटेंशियल को, ज़ीरो से ऊपर इंक्रीज़ किया जा सकता है। और अगर आप इसमें सोल्यूट ऐड कर दें यानी प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ज़ीरो से नीचे भी जा सकता है, लेकिन प्योर वाटर का एज अ स्टैंडर्ड एज अ कन्वेंशन ज़ीरो लिया जाता है वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड नॉट अंडर एनी प्रेशर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि प्रेशर का तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर वो इंक्रीज़ करें तो इंक्रीज़ हो सकता है, इसलिए कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर टू हैव दिस ज़ीरो वाटर पोटेंशियल। एंड दूसरा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ये वैल्यूज़ डिफाइन की जाती हैं, बिकॉज एट एनी अदर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर डिफ्यूजन रेट अफेक्ट होंगे और उससे वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन आप टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ स्टैंडर्ड वैल्यू टेम्परेचर की जिस पे ज़ीरो आता है, जिस पे ज़ीरो मान लिया जाता है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल। If some solute is dissolved in pure water, the solution has fewer free water molecules and the concentration or free energy of water decreases, reducing its water potential। तो कंसंट्रेशन पे ही वाटर पोटेंशियल डिपेंड कर रहा था, हमने पीछे देखा। अगर वो डिक्रीज कर रही है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की, जब उनको प्योर वाटर में डाला गया है तो क्योंकि उनका कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो इसलिए उनका वाटर पोटेंशियल भी कम हो जाएगा, फ्री एनर्जी कम हो जाएगी, ऐसा बोला है। वी नो वाटर मॉलिक्यूल्स के रैंडम मोशन की वजह से ही एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की। अगर स्पेस वहाँ पे कम होगा तो रैंडम मोशन कम हो पाएगा, इसलिए फ्री एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी कंसंट्रेशन के साथ ही। हैंस ऑल सॉल्यूशन हैव लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर, क्योंकि सॉल्यूशंस में सोल्यूट इन्वॉल्व होते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड सोल्यूट पोटेंशियल। तो अब ये पोटेंशियल है सोल्यूट का, कितना लोअर कर रहा है वो डिज़ोल्व करने पे प्योर वाटर पे उसकी कंसंट्रेशन या फिर उसका वाटर पोटेंशियल, ये होगा सोल्यूट का सोल्यूट पोटेंशियल। एंड इसको सबस्क्रिप्ट एस के साथ वाटर पोटेंशियल के नीचे लगा के डिनोट किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज नेगेटिव, दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये हमेशा लोअर कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है वाटर पोटेंशियल की वैल्यू, इसलिए हम इसका साइन हमेशा नेगेटिव होगा। दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। द मोर
द सोल्यूट मोलिक्यूल्स लोअर मोर नेगेटिव इज द सोल्यूट पोटेंशियल। तो जितने ज़्यादा होंगे सोल्यूट के मोलिक्यूल्स प्योर वाटर में यानी सॉल्यूशन में, उतना लोअर और मोर नेगेटिव होगा सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू। यहाँ पे ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, लोअर और मोर नेगेटिव। जो वैल्यू जितनी ज़्यादा नेगेटिव होती है वो उतनी लोअर होती है। ये मैथमेटिक्स से आपको समझ में आता है। जैसे -10 और -100 का हम एग्जांपल लें तो -100 ज़्यादा नेगेटिव है ना, तो वो ज़्यादा लोअर वैल्यू होगी, इसका मैग्नीट्यूड में लोअर होगा। ये मतलब है इन दोनों पॉइंट्स का, इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी। फॉर अ सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल। दिस इज इम्पोर्टेंट। देखिए वाटर पोटेंशियल दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सोल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपने स्टैंडर्ड प्रेशर मान लिया है जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, आपने खुद से कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई नहीं किया, सिर्फ एटमॉस्फेयर अप्लाई कर रहा है प्रेशर, तो उसको स्टैंडर्ड मान लिया, यानी वहाँ पे अप्लाइड प्रेशर जीरो, प्रेशर पोटेंशियल जीरो हो गया, तो वाटर पोटेंशियल इक्वल बचा सिर्फ सॉल्यूट पोटेंशियल के। इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर और अ सॉल्यूशन, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीज। यहाँ पे देखिए दोनों बोला गया है, या तो प्योर वाटर या फिर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का तो प्योर वाटर से कम होता ही है, यानी ज़ीरो से कम होगा सॉल्यूशन का, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, एंड इवन प्योर वाटर का भी इंक्रीज हो जाएगा, ज़ीरो से भी इंक्रीज हो सकता है अगर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया जाए प्योर वाटर पे। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑफकोर्स एक्स्ट्रा प्रेशर क्योंकि यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो पंप करने जैसा है ये वाटर मॉलिक्यूल्स को। Pressure can build up in a plant system when water enters a plant cell due to diffusion, causing a pressure buildup against the cell wall. It makes the cell turgid, यानी फुला देता है वो वाटर का इनफ्लो सेल को, टर्जिड होना इसी को बोलते हैं। इस प्रेशर को बोलेंगे टर्गर प्रेशर, ये आगे हमारे आने वाला है, बिकॉज टर्जिड बना देता है ये सेल को। दिस इंक्रीजेज द प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल को इंक्रीज करने वाला जो प्रेशर होता है वो टर्गर प्रेशर होता है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कैसे ये रिलेटेड है ये आगे आने वाला है। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव दो इन प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन। अब नेगेटिव पोटेंशियल को टेंशन कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। टेंशन के में दो दो एन आ रहे हैं, इसे आप याद रखेंगे। इन वाटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अप स्टेम। यूजुअली पॉजिटिव होता है प्रेशर पोटेंशियल क्योंकि पंप करते हैं, पुश करते हैं हम, पुशिंग वाला प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, और सकिंग वाला अपनी ओर खींचने, ऊपर से खींचने वाला प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। टेंशन में वही होता है, ऊपर से जब इवेपोरेटिव लॉस होता है लीव से तो सक किया जाता है, नीचे से एब्जॉर्ब करते हैं रूट्स वाटर को, तो इट इज़ सकिंग मोड ऑफ अप्लाइंग प्रेशर टू वाटर मॉलिक्यूल्स। यूजुअली पॉजिटिव होता है ये प्रेशर पोटेंशियल, मींस पुलिंग टाइप होता है यूजुअली, एंड हमें समझ भी आता है प्रेशर जब हम सुनते हैं तो पुश करना हमारे समझ में आता है कि ये प्रेशर होगा। लेकिन पुलिंग टाइप ऑफ प्रेशर पोटेंशियल जो कि नेगेटिव होता है, इट इज़ यूज्ड इन दिस चैप्टर मोस्ट ऑफ द टाइम, यही आपको दिखेगा क्योंकि इट द ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस नेगेटिव पोटेंशियल ओनली। ये दोनों टाइप के पोटेंशियल के एग्जांपल्स भी आपको आगे वाले इसी चैप्टर में। साई विद पी सबस्क्रिप्ट ये यूज़ किया जाता है डिनोट करने के लिए प्रेशर पोटेंशियल को, वाटर पोटेंशियल के सिंबल के नीचे पी लगा दिया जाता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, एंड दिस इज ऑफ कोर्स द एक्स्ट्रा एडिशनल प्रेशर अप्लाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, क्योंकि ये ज़ीरो हो जाता है तो वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, अगर प्योर वाटर आप ले रहे हैं उसमें कोई सॉल्यूट नहीं है तो उसका सॉल्यूट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। इन दैट केस वाटर पोटेंशियल इज विल बी इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल। तो वेरिएशन आपको पता होनी चाहिए इस फॉर्मूला की।
द सेल wall is freely permeable to water and substance in the solution and is not a barrier to the movement। तो ये हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में, जहाँ पे सेल वॉल का पैराग्राफ आता है कि सेल वॉल बैरियर तो होती है मूवमेंट के लिए, लेकिन ये सिर्फ मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए। यहाँ क्योंकि डिफ्यूजन के केस में बायो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और सिंपली बायो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इनके लिए सेल वॉल कोई बैरियर नहीं होती। एंड ये हमने सेल वाले चैप्टर में ही देखा था प्रोकैरियोटिक सेल की, जहाँ पे स्ट्रक्चर थी कि इट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट रिएक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, क्योंकि लेन देन और ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे ही होता है। ऊपर वाली जो दोनों लेयर्स थी ग्लाइकोकैलिक्स और सेल वॉल, दोनों ही फ्रीली परमिएबल थी। तो वैसा ही यहाँ भी होता है, प्लांट के केस में भी फ्रीली परमिएबल होती है सेल वॉल। In plants, cells usually contain a large central vacuole whose contents, the vacuolar sap, contribute to the solute potential of the cell। तो अगेन सेल वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि वैक्यूलर सैप कंटेन्स वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल्स। तो दो सब्सटेंसेस एक्ट एज सॉल्यूट एंड दैट्स हाउ वैक्यूलर सैप कंट्रीब्यूट टू द सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल एंड इंस्टेड ऑफ साइटोप्लाज्म दिस वैक्यूल कंट्रीब्यूट करता है सॉल्यूट पोटेंशियल में, क्योंकि इसका साइज ज़्यादा होता है। मोर देन 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस वैक्यूल ओनली एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसकी वॉल्यूम ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म से। सो सॉल्यूट पोटेंशियल मेजरली कंट्रीब्यूट किया जाता है वैक्यूलर सैप के द्वारा। इन प्लांट सेल्स सेल मेम्ब्रेन इन द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल टोनोप्लास्ट, इसका नाम भी मैंने वहाँ पे लर्न करवाया था आपको सेल वाले चैप्टर में। और इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन और आउट ऑफ द सेल। तो यूजुअली किसी भी सेल में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए सिर्फ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की वो रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन क्योंकि प्लांट्स के केस में अगेन द सेम रीज़न वैक्यूल मोर देन 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल ऑक्यूपाई करता है, तो उसकी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी टोनोप्लास्ट क्लोज होती है सेल मेम्ब्रेन के पास ही। ऑलमोस्ट पूरी पूरी स्ट्रक्चर यही ऑक्यूपाई कर रहा है प्लांट सेल की। तो क्योंकि पास पास मौजूद होती हैं ये दोनों मेम्ब्रेन, तो ये दोनों एक साथ ही डिटरमाइन करती हैं द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ प्लांट सेल। Osmosis, the term usually referred to as diffusion of water across a differentially or selectively permeable membrane। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशियली को सेलेक्टिवली बोला गया, लेकिन आगे देखिए इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोला गया। देखिए यहाँ पे एंड नीचे अगर देखें तो सेलेक्टिवली परमिएबल बोला गया। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेमी का मतलब ही आधा ही है, ऐसा मतलब नहीं है कि ऐसे आधे मॉलिक्यूल्स को ये जाने देती है और आधों को प्रिवेंट कर देती है, ऐसा नहीं है। सेमी का मतलब ही सेलेक्टेबल ही है, यानी कुछ सेलेक्टेड स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को जान देती है, कुछ को प्रिवेंट करती है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं हो सकता, इनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एनसीईआरटी में किया भी गया है। ये होता है सेलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ वाटर, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। ऑस्मोसिस अकर्स स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स। तो अगेन हायर से लोअर कंसंट्रेशन जब कोई चीज़ होती है तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं इन रिस्पॉन्स टू अ ड्राइविंग फोर्स। दिस फोर्स हैज रिजल्टेड ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। The net direction and rate of osmosis depends on both pressure gradient and concentration gradient। तो वाटर पोटेंशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये तो हम जानते ही हैं। प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर, जहाँ पे डिफ्यूजन रेट के बारे में आया। तो वही है ये रेट ऑफ ऑस्मोसिस क्योंकि डिफ्यूजन ही होता है, तो या प्रेशर ग्रेडियंट पे भी डिपेंड करता है ये। Water will move from a region of higher chemical potential or concentration to lower chemical potential until equilibrium is reached। At equilibrium, two chambers should have nearly same water potential। तो यही equilibrium की कंडीशन होती है, वाटर पोटेंशियल दोनों चैम्बर का सेम। तो फ्लो ऑफ वाटर, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रुक नहीं जाएगा फ्लो ऑफ वाटर, रेट इक्वल हो जाएगा।
फ्रॉम वन चेम्बर टू अदर, जितना वाटर एक में से दूसरे में जा रहा है उतना ही दूसरे में से पहले में जाएगा, रेट सेम हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे। ऐसा नहीं बोला है कि यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल रुक ही जाएगी, क्योंकि वाटर पोटेंशियल दोनों का सेम हुआ है, ज़ीरो नहीं हुआ है। वाटर पोटेंशियल यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर सेम हुआ, यानी दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दोनों एक स्पीड से एक दूसरे में आ जा रहे हैं बीकर्स में से वाटर। इसलिए ये आप मीनिंग ध्यान रखिए इसका, सेम वाटर पोटेंशियल का, यहाँ पे ज़ीरो नहीं हो जाती काइनेटिक एनर्जी, होती ज़रूर है। यू मे हैव मेड अ पोटैटो ओस्मोमीटर इन योर अर्ली क्लासेज, जिसमें पोटैटो ट्यूबर लिया जाता है उसको, जिसमें वाटर एंटर करता है इन द कैविटी, द पोटैटो ट्यूबर कंटेनिंग कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर ड्यू टू ऑस्मोसिस। इसको ओस्मोमीटर इसलिए बोला गया क्योंकि ओस्मोसिस को चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए इस अरेंजमेंट की हम हेल्प लेते हैं। पोटैटो ट्यूबर के अंदर बहुत सारी आईज होती हैं जिनमें कैविटी होती है, यह आप पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर में, जहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर देखेंगे आप पोटैटो ट्यूबर की, तो उसमें आईज पाई जाती हैं, उनके थ्रू वाटर एंटर कर सकता है। करता इसलिए है क्योंकि पोटैटो के अंदर कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर पाया जाता है। ये हमने पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में भी कि किस टाइप ऑफ शुगर स्टोर की जाती है इनसाइड जिस पोटैटो ट्यूबर है, जहाँ पे प्लास्टिड्स का पैराग्राफ आता है, तो इसमें शुगर डेफिनेटली होती है। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर है, यानी वाटर की कंसनट्रेशन इसमें कम है, शुगर की ज़्यादा है, तो लो कंसनट्रेशन होगी इनसाइड पोटैटो ट्यूबर, और आउटसाइड जिस प्लेस्ड इन वाटर वहाँ पे प्योर वाटर है तो उसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, तो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाएगा, मूवमेंट ऑफ वाटर डिफ्यूजन, उसी को ओस्मोसिस बोलते हैं। तो पोटैटो ओस्मोमीटर से ऐसे आप ओस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट पता लगा सकते हैं। इन फिगर 11.3 दो चैम्बर्स दिए गए हैं ए एंड बी, दे आर सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ अ लोअर वाटर पोटेंशियल। बहुत सिंपल है यार, जिसमें वाटर पोटेंशियल यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर कम होगी उसमें वाटर पोटेंशियल कम होगा, जितने कम जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही कम रैंडम मोशन होगा और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो यहाँ देखिए चैम्बर बी के अंदर आपको बहुत सारे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं और वाटर मॉलिक्यूल्स तो ऑब्वियसली इसमें फिर लेस ही होंगे, तो बी होगा इसका आंसर, बी का लोअर वाटर पोटेंशियल होगा। एक सरप्राइजिंग क्वेश्चन है अगला, लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किसका होगा। तो आपको देखने में ऐसा लग सकता है क्योंकि बी का तो आ गया ना, हमने मार्क कर दिया कि लोअर वाटर पोटेंशियल है बी का, तो सॉल्यूट पोटेंशियल ए का लोअर होगा, ऐसा जनरली आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सीधे सीधे डेफिनेशन पे जाइए जो एनसीईआरटी में गिवन है, the more the solute number of solute in a solutions lower or more negative is the solute potential। तो लोअर सोल्यूट पोटेंशियल किसका होगा, जिसमें नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। देखिए बी में ज़्यादा हैं तो इसलिए सोल्यूट पोटेंशियल इसका ही लो होगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है आपको। ऑस्मोसिस किस डायरेक्शन में अक्कर करेगा, तो हाइयर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल, ए में हाइयर था तो ए से बी होगा ऑस्मोसिस। विच हैज़ अ हाइयर सॉल्यूट पोटेंशियल, तो लोअर अगर बी का था तो ए का हाइयर होगा। एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, तो ये तो हमने पढ़ा ही था अभी, इक्विलिब्रियम पे दोनों का वाटर पोटेंशियल सेम होता है, तो नन विल हैव लोअर और हाइयर वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन में वन चैम्बर हैज़ -2000 किलो पास्कल वाटर पोटेंशियल एंड द अदर हैज़ -1000 विच हैव अ हाइयर वाटर पोटेंशियल। तो दिख रहा है यार नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतना मैग्नीट्यूड उसका कम होगा, -2000 छोटा है -1000 से, तो -1000 इसका ज़्यादा होगा वाटर पोटेंशियल यहाँ पे। And the last question is what would be the direction of movement of water if water potential of one solution is 0.2 megapascal and the other is 0.1 megapascal। तो हायर से लोअर वाटर पोटेंशियल पे ज़्यादा है तो 0.2 से 0.1 मेगापास्कल तक जाएगा। दिस वुड बी द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ वाटर और डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस यू कैन से। एक अदर एक्सपेरिमेंट में जिसमें सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज लिया गया इन वाटर टेकन इन अ फनल एंड सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर इन अ बीकर
बाई अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अगेन मेम्ब्रेन अगर सेलेक्टिवली परमिएबल है तो अगेन ये एक्सपेरिमेंट भी ओस्मोसिस को स्टडी करने के लिए यूज़ किया गया होगा, पोटैटो ओस्मोमीटर के जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं। अब ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कैसे मिल सकती है ये आगे बताया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हिस्सा। यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ मेम्ब्रेन इन एन एग, रिमूव द yolk and albumin through a small hole at one end of the egg and place the shell in dilute solution of HCl for a few hours. Egg cell dissolves leaving the membrane intact। तो ये प्रोसेस आपको बिल्कुल ध्यान से समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको इनर कंटेंट्स ऑफ एग इनको बाहर निकाल लेना होता है, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। यॉक और एल्ब्यूमिन होता है उसके अंदर, उसको होल करके एग में उनको बाहर निकाल लिया। एंड देन वी विल प्लेस दिस एग इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ HCl। अब डाइल्यूट HCl डी से डाइल्यूट और डी से डिज़ोल्व कर लेगा एग शेल को। देखिए अगर ये मेम्ब्रेन को ही डिज़ोल्व कर गया तो हमारा पर्पज़ ही डिफीट हो जाएगा। सिर्फ दो ही चीज़ें बची थी ना, एंड इनर कंटेंट्स तो हमने निकाल लिया था पहले ही, शेल बची थी और मेम्ब्रेन बची थी। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो शेल को डिज़ोल्व कर ले, तो डाइल्यूट HCl डी से और डी से एग डिज़ोल्व करेगा एग शेल को, तो मेम्ब्रेन इंटैक्ट बच जाएगी। इस ऐसे आप इस एक्सपेरिमेंट को याद रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे बना ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब उसको यूज़ करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। वाटर विल मूव इनटू द फनल रिजल्टिंग इन राइज इन द लेवल ऑफ द सॉल्यूशन इन द फनल। दिस विल कंटिन्यू टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। तो ये प्रोसेस फेमिलियर है हमसे। हमने सुक्रोज सॉल्यूशन में, क्योंकि सॉल्यूट पाए जाते हैं वाटर के अंदर सुक्रोज के, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वाटर कंसंट्रेशन उसमें कम है एज़ कम्पेयर टू प्योर वाटर। तो बाहर बीकर में प्योर वाटर हैं, तो इसलिए उस सॉल्यूशन में डिफ्यूज़ करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी ऑस्मोसिस विल रिजल्ट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन वाटर टू लोअर। यही इलस्ट्रेट किया गया है इस एक्सपेरिमेंट में। सुक्रोज सॉल्यूशन है फनल के अंदर और बाहर है प्योर वाटर। इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये ऑस्मोसिस होगी। एंड ये जो डिस्क्रिप्शन दिया गया इसको हम देखने वाले हैं। इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। इन केस सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, विल दिस इक्विलिब्रियम बी एवर रीच्ड। तो ये क्वेश्चन इस ढंग से पूछा गया है कि हमें लग ही सकता है कि इसका आंसर नहीं ही होगा। ऐसा पूछा है कि भाई ऐसा हो भी सकता है क्या, अगर सुक्रोज बाहर से डिफ्यूज़ हो जाए तो इक्विलिब्रियम रीच होगा भी। तो इंस्टिक्ट ऐसा आता है कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर साइंटिफिकली आप देखें तो बिल्कुल ये पॉसिबल होगा। फर्स्ट केस में क्या हो रहा था, मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वाटर की हो रही थी, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही डिफ्यूज़ कर सकते हैं। ये इस चैप्टर में कहीं नहीं आता। सॉल्यूशन चैप्टर में भी ये ऑस्मोसिस का कंसेप्ट आता, तो वहाँ पे ये बताया गया है। लेकिन अगर फर्स्ट केस में तो सिर्फ सॉल्यूट यानी सॉल्वेंट यानी वाटर मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज़ कर रहे थे फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर, यानी प्योर वाटर से लेके सुक्रोज सॉल्यूशन तक। अगर सुक्रोज भी डिफ्यूज़ करने लग जाए, ऐसा कुछ अरेंजमेंट बना दें जो कि यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या इक्विलिब्रियम रीच करेगा? तो डेफिनेटली करेगा। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देखिए बाहर इन फर्स्ट केस जब सेपरेशन बनी हुई थी, वाटर की साइड में नो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स थे, एक भी नंबर नहीं था, और सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर भरे हुए थे सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। वाटर जब एंटर कर जाएगा इनसाइड दिस फनल, तो नेग्लिजिबल नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स बचेंगे सुक्रोज के, यानी दोनों साइड पे कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगी, वाटर पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। इसका ये मतलब है। इन द सेकंड केस जब सुक्रोज भी डिफ्यूज़ कर रहा है, तो फनल से फिर बाहर की ओर सुक्रोज डिफ्यूज़ करेगा, उस केस में भी नेग्लिजिबल नंबर ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स वाटर में हो जाएंगे और उतने ही ऑलमोस्ट उतने ही बचेंगे फनल में, यानी उन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगेन सेम हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम दोनों के केस में डेफिनेटली रीच करेगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों में अपोजिट होगी, सिर्फ इतना फ़र्क होगा।
सो इन द फर्स्ट केस जब वाटर डिफ्यूज़ कर रहा था फनल में सुक्रोज सॉल्यूशन में, तो बाहर वाटर की कंसंट्रेशन प्योर वाटर ही था, यानी नील थी कंसंट्रेशन सुक्रोज की। एंड इनसाइड जब वाटर डिफ्यूज़ कर जाएगा तो सुक्रोज सॉल्यूशन में वाटर ही वाटर हो जाएगा, सुक्रोज के सॉल्यूट्स कम बचेंगे, यानी नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन बचेगी सुक्रोज की इनसाइड दिस सुक्रोज सॉल्यूशन। तो नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन हो गई इनसाइड एंड आउटसाइड नील कंडीशन। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी पहले। अब जब सुक्रोज ही डिफ्यूज करेगा तो इन फनल से बाहर सुक्रोज मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, यानी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, और वाटर में स्प्रेड हो जाएंगे। एंड वाटर क्योंकि बहुत ज़्यादा और सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स कम, तो इनकी नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन हो जाएगी बाहर, और अंदर से तो क्योंकि बाहर आ ही गए तो अंदर हो जाएगी नील। तो नील एंड नेग्लिजिबल ये दो कंसंट्रेशंस दोनों ही केस में हो रही हैं, जस्ट डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, तो इसलिए इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन उसका साइन अपोजिट हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम इस केस में भी डेफिनेटली रीच तो होगा ही। External pressure can be applied from the upper part of the funnel such that no water diffuses into the funnel through the membrane. This pressure required to prevent the water from diffusing is in fact the osmotic pressure and is the function of the solute concentration. तो जब ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर बीकर से फनल में घुस रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए जितना प्रेशर रिक्वायर्ड होता है उसको बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए जो प्रेशर लगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वाइट ऑब्वियस टर्म। एंड इट ए फंक्शन ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन, यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी इनसाइड द सुक्रोज सॉल्यूशन, जितने सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा ये प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। एंड ये बात आपको समझ में भी आ रही होगी क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट अगर ज़्यादा है सॉल्यूशन में तो उसका जो वाटर का अमाउंट है डेफिनेटली उस सॉल्यूशन में फिर कम होता जाएगा, और जितनी लोअर कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन में वाटर की है, बाहर तो प्योर वाटर है ही, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ग्रेडियंट ज़्यादा बनता जाएगा, इसलिए प्रेशर ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा रेट से डिफ्यूजन होगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए भी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। More the solute concentration, greater will be the pressure required to prevent water from diffusing in. Numerically, osmotic pressure is equivalent to osmotic potential, but the sign is opposite. Osmotic pressure is the positive pressure applied while osmotic potential is negative. तो इनमें से कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव आपको पता होना चाहिए। पीछे हम पढ़ आए हैं कि प्रेशर पोटेंशियल यूजुअली पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्योंकि प्रेशर आ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ तो ये पॉजिटिव होगा, और पोटेंशियल होगा नेगेटिव। आप इसे वहाँ से रिलेट करके याद रख सकते हैं। एंड क्योंकि ये प्रेशर टू बी अप्लाइड है, यानी पुशिंग टाइप ऑफ प्रेशर है ये, तो पुशिंग वाला पॉजिटिव होता है, ये हमने देखा था पीछे, और पुलिंग वाला नेगेटिव होता है, तो इससे भी आप याद रखेंगे कि ये पॉजिटिव होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल का इसका जस्ट रिवर्स साइन होता है तो ये नेगेटिव होगा। तो ये था वो एक्सपेरिमेंट, प्रेशर अप्लाई किया जाता है टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो जो पोटैटो ऑस्मोमीटर है एंड ये वाला फनल वाला एक्सपेरिमेंट, ये दोनों ऑस्मोसिस को ही इलस्ट्रेट कर रहे हैं। A thistle funnel is filled with sucrose solution and kept inverted in a beaker containing water. तो इन्वर्टेड कर दिया गया है फनल को क्योंकि उसका फेस अपर साइड होता है, तो इन्वर्ट करना ज़रूरी है ऑस्मोसिस के लिए। वाटर विल डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन एज शोन बाय एरोज टू रेज द लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द फनल। प्रेशर कैन बी अप्लाइड as shown on the top to prevent these movement, and इससे rate of osmosis निकाला जा सकता है। the positive osmotic pressure applied जितना ज़्यादा होगा उतना rate of osmosis ज़्यादा होगा, तो ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है osmosis की इस एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लाज्मोलाइसिस। The behavior of plant cells or tissues with regard to water movement depends on the surrounding solution. ये आगे पता लगेगा कैसे डिपेंड करता है। If the external solution balances the osmotic pressure of the cytoplasm, the solution is said to be isotonic.
आइसो वर्ड का ही मतलब होता है सेम। जब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है सॉल्यूशन के और साइटोप्लाज्म के प्लांट सेल के, तो कोई मूवमेंट ऑफ वाटर यहाँ पे नहीं होगी। दिस वुड बी कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एंड इफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब है सॉल्यूट कम है उस सॉल्यूशन में और वाटर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, ये डाइल्यूशन का मतलब होता है। इट इज़ हाइपोटोनिक एंड इफ एक्सटर्नल सॉल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स कम और सोल्यूट मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, कंसनट्रेशन उनकी ज़्यादा, देन इट वुड बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सेल्स स्वेल इन हाइपोटोनिक एंड श्रिंक इन हाइपरटोनिक वंस। तो ये आपको समझ आएगा वाटर मूवमेंट जब आप इन वर्ड्स के मीनिंग समझ लेंगे हाइपो और हाइपर के। हाइपो का मीनिंग होता है लेस एंड हाइपर का मतलब मोर। तो हाइपो मीन्स लेस कंसनट्रेटेड और इसको मोर डाइल्यूट भी बोल सकते हैं सेल के कंपैरिजन में। ज़्यादा डाइल्यूट मतलब ज़्यादा पानी है इसमें, तो पानी अगर बाहर ज़्यादा है तो सेल के अंदर जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में एंड सेल्स स्वेल कर जाएंगी। इसका जस्ट अपोजिट होगा हाइपरटोनिक के केस में, क्योंकि उसमें कंसनट्रेशन ज़्यादा है मीन्स डाइल्यूशन कम, यानी पानी कम है उसमें, तो सेल के अंदर ज़्यादा पानी होगा एज इट्स कंपैरिजन, तो सेल से बाहर निकल जाएगा पानी, श्रिंक कर जाएगी सेल इन हाइपरटोनिक वंस, ऐसा बताया गया है यहाँ पे। Plasmolysis occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of the plant cell shrinks away from the cell wall. सो एज द नेम सजेस्ट प्लाज्मोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है टूटना और प्लाज्मो मीन्स यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बोल रहा है, टूटती नहीं है एग्जैक्टली, श्रिंक करती है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बिकॉज प्लाज्मो आप यहाँ पे मान सकते हैं जो साइटोप्लाज्म है उसको भी मान सकते हैं, क्योंकि जो लिक्विड कंटेंट होता है सेल का वो यहाँ पे श्रिंक कर जाता है, बाहर निकल जाता है ना, उसकी वजह से प्लाज्मा में श्रिंक होती है। तो वैसा ही यहाँ पे होता है, वाटर मूव्स आउट ऑफ द सेल बिकॉज दे आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड जो प्रेशर अप्लाई किया हुआ था उस लिक्विड ने साइटोप्लाज्म ने वो हट जाता है, तो सेल जो सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल से चिपकी हुई थी उससे हट जाती है, इट श्रिंक्स अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस ऑकर्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में ये होता है, ऐसा बताएगा आगे। When the cell or tissue is present in hypertonic solution that has more solutes than protoplasm, water moves out, it is first lost from cytoplasm and then from the vacuole। तो इवन दो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वैक्यूल ही एक प्लांट सेल में, लेकिन फिर भी साइटोप्लाज्म से पहले निकलता है वाटर जब प्लाज्मोलिसिस होती है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूल। ये आपको इस डायग्राम में भी क्लियर हो रहा होगा। और इन जनरल भी आपको पता है कि ये जो वैक्यूल पड़ा होता है किसी भी प्लांट सेल के अंदर, ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है ना, सेंट्रल एरिया में होता है। पेरीफेरल तो फिर भी साइटोप्लाज्म ही होता है, तो क्योंकि सबसे पहले पेरीफेरल से निकलेगा फिर सेंटर से निकलेगा, इसलिए साइटोप्लाज्म से पहले निकलता है देन वैक्यूल। द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू डिफ्यूजन into extracellular fluid causes the protoplast to shrink away from the walls। तो प्रोटोप्लास्ट अगेन वही मतलब है साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों श्रिंक अवे हो जाते हैं फ्रॉम द वॉल्स, जो पीछे बताया गया था। द सेल इज सेड टू बी प्लाज्मोलाइज्ड। मूवमेंट ऑफ वाटर हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की ओर होती है, इसी की वजह से ही ये प्लाज्मोलिसिस होती है। ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, तो एक्चुअली बाहर वाटर का पोटेंशियल कम होता है क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है ना, अंदर सेल के अंदर ज़्यादा वाटर पोटेंशियल, तो अंदर से बाहर की ओर जा रहा है वाटर पोटेंशियल, वही इसकी मूवमेंट होती है। नाउ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन सेल वॉल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लास्ट और प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस द श्रंकन साइटोप्लाज्म इन अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो ये चीज़ आप गैस भी कर सकते हैं और स्ट्रक्चर से देख के भी पता लगा सकते हैं। देखिए जो सफ़ेद सी चीज़ है एक फ्लैसिड सेल के अंदर, फ्लैसिड वो होती है वो ना तो फूली हुई है और ना ही श्रंकन है, यानी उसका साइज़ ऑप्टिमम है, फ्लैसिड सेल वो होती है। इसमें जो सफ़ेद ये शोन किया गया स्पेस, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाई वैक्यूल, तो वैक्यूलर स्पेस है ये।
एंड एक प्लाज्मोलाइट सेल में आप देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द स्पेस ये वाइट हो रखा है और जहाँ पे साइटोप्लाज्म बचा है ये ग्रीन है। तो वाइट स्पेस वो था जो वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा था, तो वैक्यूलर स्पेस बच जाएगा बिटवीन सेल वॉल एंड दिस श्रंकन प्रोटोप्लास्ट एक प्लाज्मोलाइट सेल के अंदर, एंड वैक्यूलर स्पेस कंटेन्स वैक्यूम ओनली। तो आप इन जनरल बोल सकते हैं द स्पेस बिटवीन सेल एंड द श्रंकन प्रोटोप्लाज्म इज वैक्यूम, यानी उसमें कुछ नहीं होता, खाली स्पेस ही होता है इसमें और कुछ नहीं होता। वहाँ से जो भी साइटोप्लाज्म का कंटेंट था, वाटर था, वो ऑलरेडी बाहर निकला जा चुका है। इट इज़ वैक्यूम स्पेस नाउ। When the cell or tissue is placed in isotonic solution, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर। ये इंपॉर्टेंट है, नेट फ्लो नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लो रुक जाता है। इक्विलिब्रियम के केस में भी वाटर पोटेंशियल दोनों का सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल होता तो है, ज़ीरो नहीं होता ना, इसलिए फ्लो ज़रूर होता है, दोनों साइड से सेम हो रहा होता है, इसलिए नेट फ्लो ज़ीरो हो जाता है इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। एंड इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है इस केस में सेल को फ्लैसिड बोलते हैं। ऑप्टिमम साइज ऑफ द सेल, ना फूली हुई ना ही सिकुड़ी हुई। द प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलिसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल, एंड आप समझ गए होंगे क्या तरीका है इसको रिवर्स करने का। अगर इसमें से पानी निकल गया तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा कि वापस पानी आ जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमें प्लेस करनी होगी। व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइयर वाटर पोटेंशियल जिसका होता है, या फिर डाइल्यूट जिसको बोल सकते हैं, एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म, वाटर डिफ्यूजेस इनटू द सेल causing cytoplasm to build up a pressure against the wall. दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। तो हमने देखा कि जो टर्जिडिटी यानी टर्गर बना देता है किसी भी सेल को, उसको टर्गर प्रेशर बोलते हैं, ये हमने पीछे बताया था। इट इज़ अ प्रेशर caused by the cytoplasm on the cell wall. The pressure exerted by the protoplast due to the entry of water against rigid wall is called pressure potential। अब ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, प्रेशर पोटेंशियल और टर्गर प्रेशर, इनको अच्छे से डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए। जब साइटोप्लाज्म यानी लिक्विड कंटेंट ऑफ द सेल, जो कि वाटर की एंट्री के बाद जो प्रेशर अप्लाई करता है ऑन द सेल वॉल, उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर, जो कि टर्जिडिटी कॉज करता है। बाय द एंट्री ऑफ वाटर ऐसा होता है, साइटोप्लाज्म अप्लाई करता है। और प्रोटोप्लास्ट जब प्रेशर एग्जर्ट करता है, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो रिजिड वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करता है यानी सेल वॉल्स पर, उसको प्रेशर पोटेंशियल बोलेंगे। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेशर पोटेंशियल विल ऑलवेज हैव सम वैल्यू ग्रेटर देन टर्गर प्रेशर, बिकॉज इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी प्रेशर इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू टर्गर प्रेशर। लेकिन होता ये टर्गर प्रेशर की वजह से ही, अगर टर्गर प्रेशर नहीं हुआ, ज़ीरो हुआ, तो प्रेशर पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, इन दोनों में डिफरेंस करना आपको आना चाहिए। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल, सेल डज नॉट रप्चर। तो ये हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। It is the cell wall component of the cell and all the bacteria which prevents the bursting of the bacteria when it is prevent in a solution of other osmolarity। तो सेल वॉल ही ऐसे प्रिवेंट करती है अगर बैक्टीरिया में, तो यहाँ पे भी सेल वॉल ही होगी क्योंकि रिजिड होती है ये। दिस टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड एक्सटेंशन ग्रोथ ऑफ सेल्स। यहाँ पे अल्टीमेटली वर्ड भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्टली अगर पूछें तो प्रेशर पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि सबसे नज़दीक वही होता है सेल वॉल के, तो एक्सटेंशन या फिर एनलार्जमेंट उसी की वजह से होती है। लेकिन क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल इटसेल्फ होता है टर्गर पोटेंशियल की वजह से, तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं इट इज़ द टर्गर प्रेशर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनलार्जमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। What would be the pressure potential of a flaccid cell? अब ये क्वेश्चन है, देखिए हमने पढ़ा था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब बाहर से घुसता है वाटर एक सेल में, तो जो प्रेशर डेवलप करता है इट इज़ टर्गर प्रेशर, एंड उसके रिजल्टिंग प्रेशर होता है प्रेशर पोटेंशियल। यानी हाइपोटोनिक में डेवलप कर रहा था ना ये। आइसोटोनिक के केस में फ्लैसिड सेल होती है, उसमें तो कोई प्रेशर अप्लाई हो ही नहीं रहा। तो जी हाँ, यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल
एब्सोल्युटली ज़ीरो होगा इन केस ऑफ अ फ्लैसिड सेल। कोई यहाँ पे कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए किसी तरीके का। विच ऑर्गेनिजम्स अदर देन प्लांट्स पोजेसेस सेल वॉल, तो बहुत सारे हो सकते हैं, इनकी कोई गिनती ही नहीं है। विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें फर्स्ट 4 जो किंगडम्स आती हैं मोनेरा से लेके प्लांटे तक, सब में किसी न किसी तरीके की सेल वॉल जरूर होती है। इवन तो कुछ ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में होती है। सिर्फ एनिमेलिया ही ऐसी किंगडम है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है। तो अदर देन प्लांट्स आप बोल सकते हैं फंजाई या फिर मोनेरा, इसके अलावा प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल पाई जाती है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पे काउंट करवा सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ इम्बाइबिशन।